नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं राधिका चौधरी। भागीरथ चौधरी जी अजमेर राजस्थान से 2 बार जीत हासिल करने वाले आज हमारे खास मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, अभिनंदन आपका डीडी किसान पर। डीडी किसान चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अच्छा भागीरथ चौधरी जी, अब देखिए कृषि मंत्रालय का कार्यभार तो आपको दे दिया गया है। एक तो आप जाट समाज से आते हैं, दूसरा जाट समाज के साथ साथ आप राजस्थान से भी हैं। अब ये भरोसा मोदी जी ने आप पर जताया है, तो इस भरोसे को कैसे देखते हैं आप? मैं जाट तो हूँ परंतु मैं किसान हूँ। अच्छा। किसान एक वर्ग होता है, किसान की कोई जाति नहीं होती है। जो खेती करता है, जो गांव में रहता है, वो सब किसान है। क्या बात है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने एक साधारण किसान के परिवार में जन्म लिया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। और मैं भाग्यशाली हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए जो 10 साल में उन्होंने काम किया है, वास्तव में कह सकता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद यदि अन्नदाता किसान भाइयों के लिए यदि ऐसी कोई चिंता दूसरी जिन्होंने केंद्र और राज्यों में शासन किया वो करते, तो आज किसानों की माली हालात इतनी ख़राब नहीं रहती। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं एक साधारण किसान के परिवार में जन्म लेकर और मुझे आज दूसरी बार सांसद बनने का अवसर दिया मुझे शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने। और मुझे दायित्व भी जो जिस वर्ग से, जिस किसान वर्ग से, एक छोटी सी ढाणी में मैंने जन्म लिया, किसान के साधारण परिवार में, और मुझे कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व दिया, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जी बिल्कुल, आप सौभाग्यशाली हैं। अपने आप को किसान कहते हैं कि कोई एक समुदाय नहीं है, कोई जाट नहीं है। मैं एक किसान हूं और अन्नदाताओं के मंच पर बात कर रहा हूं, तो खुद को एक अन्नदाता बताता हूं। लेकिन सर देखिए, आपकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हमने देखी है, क्योंकि अजमेर की जनता ने बड़े मार्जिन के साथ दूसरी बार आपको फिर जिता दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बाकी कोई तो माँ बेटा बेटी की पार्टी है। अच्छा। कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है। हाँ। मेरा जैसा साधारण व्यक्ति दूसरी बार सांसद बनना और इस भारत सरकार में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का दायित्व मिलना, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और आपने कहा कि कैसी लोकप्रियता, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 10 साल में गरीब को गणेश मानकर जो काम किया, उसमें किसान अन्नदाता भी उसमें आता है। और यही है कि मैं सभी जाति वर्ग को, सबको साथ लेके मैं चलता हूँ और सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर मिलता है मुझे बार बार। मैं 2 दफ़े विधायक भी रहा हूँ और दूसरी दफ़ा मैं सांसद चुन के भी आया हूँ। तो और मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश नहीं, पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर है। और विशेष तौर से इस देश के अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने जो काम किया है, वास्तव में कह सकता हूँ कि काश इस देश की आज़ादी के बाद यदि और भी, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, प्रदेशों और देश में जो शासन किया है, यदि अन्नदाता की वो चिंता करते, तो आज इस देश के अन्नदाता किसानों की जो आज जो हालात है वो ऐसी नहीं होती। परंतु सौभाग्य की बात है कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हाँ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने अन्नदाता की चिंता करी। अच्छा। और विशेष तौर से अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने, उन्होंने फसल बीमा योजना लागू करी 2014 के पहले। आप देखिए, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, राजस्थान से, मोटा अनाज जो प्रधानमंत्री जी ने सीरियन मिलेट्स का जो नाम दिया है, सीरियन, बाकी सीरियन ऐसा ही नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि सीरियन का यदि हम हमारी खाद्यान्न में, आहार में हम यदि उसको उपयोग में लेते हैं, खाद्यान्न में सम्मिलित करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आज कई तरह की जो व्याधियाँ, बीमारियाँ, चाहे डायबिटिक हो, कई तरह की जो बीमारियाँ आ रही है, उससे निजात मिल सकती है। मैं कह सकता हूँ, बाजरे की बात मैं करता हूँ, पूरे देश में 75% बाजरे का उत्पादन हमारा प्रदेश, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, राजस्थान करते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मैं एक किसान के परिवार में मैंने जन्म जरूर मैंने लिया। मैं कृषि से बिल्कुल छोड़ा हुआ हूँ, परंतु मैं छोटा मोटा व्यापार भी मैं करता हूँ। अच्छा। और 1974 में
बीच में मैंने पढ़ाई छोड़कर और मैंने किराने की दुकान शुरुआत करी। मैं कह रहा हूँ 1974 में 2 रुपए किलो बाजरा था, डीजल 95 पैसे लीटर था, आज डीजल 90-100 गुना बढ़ गया। तो बाजरे की रेट क्या होनी चाहिए थी, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कैसे ध्यान देते? 2014 के पहले 1250 रुपए बाजरे की एमएसपी थी, आज मोदी जी ने 2625 रुपए करी है। 10 साल के अंदर 1250 से 2625 रुपए हुई है, डबल से ज्यादा हुई है। यदि काश दूसरे भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं यदि ऐसे एमएसपी को बढ़ाते, ऐसे ही चाहे मैं एक बाजरे का मैं आपको उदाहरण दिया हूँ, ऐसे चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अनाज हो, 2014 के बाद मैं कह रहा हूँ 2 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना अच्छा तक एमएसपी बढ़ी है। सर 2014 में जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने, उसके बाद से 2024 तक की अगर हम बात करें, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए आपकी सरकार ने क्या खाली बाजरे की एमएसपी या रेट बढ़ाने से आमदनी बढ़ जाती है? मैं तो एक उदाहरण दिया बाजरे का, तो आप बताइए क्या क्या आपकी सरकार ने कदम सारी मैं कह रहा हूँ अनाज में आप ले लिए, बाजरा ले लो, मक्का ले लो, जो ले लो, ज्वार ले लो, सिरियन की मैं बात करूँ तो रागी ले लो, उसके अलावा आप गेहूं ले लो, आप दलहन में आप मूंग, चना, जो भी है, तुअर, मसूर। मैं और बता दूं आपको जी, देश की आज़ादी के बाद पहले दफा हुआ है मसूर, उड़द और तुअर, इन दालों की 100% जो किसान पैदा करेगा उसको भारत सरकार खरीदेगा एमएसपी पर। ये मैं कह रहा हूँ इस देश के अन्नदाताओं के लिए इससे बड़ी कुछ अच्छी शुरुआत हो नहीं सकती है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एमएसपी मैंने कहा ना 2 गुने, 2.5 गुने, 3 गुने 10 साल में बढ़ी है। यदि इस तरह से देश की आज़ादी के बाद आज 76 साल हो गए, यदि एमएसपी बढ़ती तो आज किसान की हालत ये नहीं रहती। दूसरे उसके अलावा प्रधानमंत्री सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सम्मान, किसान अन्नदाता है उसको क्या दे सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने नाम ही क्या दिया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया। 2,000 की 3 किस्तों में 6,000 रुपए। आज जो गरीब किसान है, जो लघु और मध्यम किसान है, उसके लिए बीज और खाद लेने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई होती है। जब वो और 6,000 रुपये 2,000 की किस्त आती है तो किसान को बहुत बड़ा संबल मिलता है। किसान सम्मान निधि देने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरुआत करी। क्यों नहीं कर सकते थे? जवाहरलाल नेहरू जी रहे, इंदिरा जी रहे, राजीव गांधी जी रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, ये भी कर सकते थे, परंतु इन्होंने कभी किसान की चिंता नहीं करी। इन्होंने सिर्फ किसान के वोट लेने का काम किया। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने सच में इस देश के अन्नदाता के लिए, चाहे एक नहीं, मैं आपको बताऊं तो ऐसी 50 योजनाएं हैं जो अन्नदाता के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने लागू करी है। और आज मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 तक ये देश परम व्यापार पहुंचना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अब की जो तीसरा कार्यकाल है, मैं कह सकता हूं कि किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए समर्पित किया उन्होंने। सबसे पहले तीसरे कार्यकाल में उन्होंने हस्ताक्षर किसमें किए? किसान सम्मान निधि के ऊपर किए। फिर उन्होंने 18 जून को उन्होंने 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में उन्होंने सीधे खाते में पैसे जमा कराए। ऐसा नहीं है जैसे राजीव गांधी जी कहते थे, पूर्व प्रधानमंत्री जी, 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं, सीधा 1 रुपया उनके खाते में पहुँचता। तो किसान सम्मान निधि देने का काम किया तीसरे कार्यकाल में। फिर 19 जून को उन्होंने 14 जो किसानों की जो फसल है उनकी एमएसपी बढ़ाने का काम किया। तो मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में जो काम किया, और ये तीसरा कार्यकाल तो उन्होंने इस देश के अन्नदाता किसानों के लिए क्यों नहीं करेंगे? उनको पता है आज जब कोरोना काल आया, बहुत बड़ी वैश्विक महामारी आ गई, देश नहीं पूरी दुनिया संकट में आ गई। आज 4 साल से अधिक समय हो गया और उसको आगे किसान, उन्होंने जो 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को फ्री अनाज देने का जो काम किया और इस योजना को 2029 तक बढ़ा दिया, ये अन्नदाता के बलबूते भी किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये बहुत बड़ा जो काम किया अन्नदाता के लिए। अच्छा सर, देखिए पिछले 2 कार्यकाल से हम सब देखते आ रहे हैं कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। मैं इस सरकार की बात कर रही हूँ, क्या ये परिपाटी अभी भी चलती रहेगी? चलती रहे।
मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो, मैं कह रहा हूँ तीसरा कार्यकाल तो उन्होंने किसानों को, अन्नदाताओं को समर्पित किया है। उन्होंने किसान, गरीब, मजदूर, गांव, मध्यम वर्ग, सभी, चाहे कर्मचारी चाहे व्यापारी, सबके लिए उन्होंने जो बजट पेश किया है बेमिसाल है। जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं कह सकता हूं कि ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा और परम वैभव पहुंचेगा। क्या ये बजट किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहा है? पक्का लाएगा। देखिए, मैं और बता दूं, प्रधानमंत्री जी खुद चाहते हैं कि किसान के घर में समृद्धि कैसे आए, उसी के घर में खुशहाली कैसे आए। जब तक इस देश का अन्नदाता समृद्ध नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा, ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। और प्रधानमंत्री जी का विजन ये है कि इस देश का अन्नदाता के घर में खुशहाली आनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं उन्होंने लागू करी है। आज किसान समृद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है और ये इस बात का संकेत है कि देश विकसित राष्ट्र बनेगा। चलिए, आपकी सरकार किसानों के हितैषी है और किसानों के लिए अगर सोच रही है तो ये बेहतर है, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? बार बार लागू करने की जब मांग उठ रही है, अब आपका विचार और आपकी सरकार का क्या विचार है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर स्वामीनाथन जी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी हो, उनको सबको भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया तो हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और डॉक्टर स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है, मैं कह रहा हूं कि मैं 100% तो नहीं कह सकता हूं, परंतु अधिकांश स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करने का कोई काम किया, अधिकांश तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। मैंने अभी कहा ना आपको, मसूर, तुअर और उड़द जो दलहन 3 फसलें हैं, उनको 100% जितनी भी किसान पैदावारी पैदा करेगा उसको MSP पर भारत सरकार खरीदेगी। ये शुभ शुरुआत है इस देश के अन्नदाता के लिए। मैं कह सकता हूँ कि ये वरदान साबित होगा। और देश का अन्नदाता, मैं हमेशा कहता हूँ, इस देश का सबसे कोई दुखी वर्ग है तो वो किसान वर्ग है, जिसमें बूढ़े से लेकर बच्चे तक महिलाएं रात और दिन मेहनत करती है। कोई समाज सेवा नहीं है उनकी। कोई मजदूर करने जाता है, वो 8 बजे जाता है, 5 बजे उसको छुट्टी हो जाती है। उसको पता है मुझे इतना मेरी मजदूरी मिलेगी, उससे मेरा परिवार का खर्चा चलाना है। परंतु किसान के लिए कोई समय सीमा नहीं है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे सूखा पड़े, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे ओलावृष्टि हो, हर समय वो मेहनत करके, और वो जो मेहनत करता है उसकी जब मेहनत का फल नहीं मिलता है तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। किसान वर्ग सबसे मेहनत का ये वर्ग है और इसकी चिंता करने की ज़रूरत है और प्रधानमंत्री जी ने करी है। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाला ये 2024 से 29 इस देश के अन्नदाता के लिए, मैं कह रहा हूँ, वरदान साबित होगा। इस किसान के घर में समृद्धि और खुशहाली आएगी। और स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है, जो आपने कहा है, मैं कह सकता हूं जो 10 साल में मोदी जी ने स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट पर जो काम किया, यदि पहले की सरकारें करती तो आज स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट जो उनका सोच था कि किसानों के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो सब होता। अच्छा भागीरथ चौधरी जी, 2014 से 2024 काफ़ी लंबा समय हो गया, तीसरा कार्यकाल है। अब आप ही ने कहा कि अगर कोई समुदाय दुखी है तो वो है किसान। अब खुश हुआ है कि नहीं हुआ उनके लिए? आपको लगता है कि अब वो दुखी समुदाय नहीं कहलाना चाहिए? 3 कार्यकाल बड़ा लंबा हो जाता है। देखिए, आपको पता है, मेरा जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ 1 साल अच्छी वर्षा होती है, 2 साल वर्षा कम होती है। 1 साल जब अकाल पड़ जाता है तो वो 2 साल तक तकलीफ देता है। तो इन्होंने देश की आज़ादी के बाद किसान की कभी चिंता ही नहीं करी। तो अब आपको पता है, किसान बहुत हैरान और परेशान था, किसान टूट गया था। परंतु इस किसान को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। समय तो जरूर लगेगा, परंतु मैं कह सकता हूं कि 2024 से 29 तक ये किसानों के लिए वरदान साबित होगा और किसान के घर में समृद्धि और खुशहाली आएगी। अच्छा, किसानों की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक खेती की बात कर लेते हैं, नेचुरल फार्मिंग। अब बजट में भी हमने देखा कि उसे बढ़ावा देने की बात की गई थी। अब आप बताइए, बीमारियां इस तरह से बढ़ रही हैं
किस तरह से आप प्राकृतिक खेती को घर घर तक पहुंचाने का काम कर पाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अब की बार जो प्राकृतिक खेती के ऊपर, आपको पता है 1, 2 और 3 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में सारे देश भर के वहाँ गवर्नर राज्यपाल थे, राष्ट्रपति जी थे, उपराष्ट्रपति जी थे, प्रधानमंत्री जी थे, गृह मंत्री अमित शाह जी थे, और प्राकृतिक खेती के ऊपर इस पर चिंतन और मंथन हुआ। उसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम और कई इस तरह के विषय जो लिए गए। तो मैं कह सकता हूँ प्राकृतिक खेती अब हमें इस पे जाना ही होगा। मानव को बचाना है तो, प्राणी मात्र को बचाना है तो हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना ही होगा। आज हमारी धरती माता, ये भारत की भूमि है, ये बीमार हो गई है अंधाधुंध रासायनिक खाद डालने की वजह से। मैं कह सकता हूँ एक इंसान भोजन करता है और उसको एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा करता तो बदहजमी हो जाती है। ऐसे ये भारत, ये धरती है, इसमें भी अंधाधुंध। मैं किसान भाइयों अन्नदाताओं से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि अंधाधुंध हम यदि रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे तो धरती माता तो बीमार होगी, वो फिर जवाब भी दे देगी। इसलिए हमें अब प्राकृतिक खेती की ओर जाना होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अब की बार बजट के अंदर उन्होंने प्रावधान किया है कि 2 साल में 1 करोड़ महिलाओं को और किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना है। उस बजट में प्रावधान किया गया है और ये बहुत ज़रूरी है। आज कई तरह की बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, कई तरह की बीमारियां जो हो रही है, ये हमारे कहीं न कहीं हमारे खाद्यान्न में जो दूषित जो और धरती जो दूषित हो गई है बार बार रासायनिक खादों की वजह से। इसलिए हमें प्राकृतिक खेती के ऊपर आना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में प्रावधान किया गया कि 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। मैं हमेशा श्री अन्न का मैं खाद्यान्न में मेरे उपयोग करता हूँ मैं, और मैं सच कह रहा हूँ, मैं बाजरे की रोटी मुझे 12 महीने खिलाओ, बहुत अच्छी लगती है। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती और श्री अन्न पर विशेष जोर दिया है और मैं सभी देश के अन्नदाता किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर भी जाना होगा। हमें इंसान को बचाना है, खुद को बचना है, तो हमें प्राकृतिक खेती की ओर हमें जाना होगा। और श्री अन्न को हमारी जो आहार के अंदर खाद्यान्न में हमें सम्मिलित करना होगा। श्री अन्न हमको पुष्ट करता है, बलवान करता है और हमें स्वस्थ भी रखता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा प्राकृतिक खेती की ओर जाना है और श्री अन्न का उपयोग भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है, यही मेरा कहना है। जब आज अन्नदाता आपको सुनेंगे और जो सुन रहे हैं उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि श्री अन्न, मोटा अनाज, उसे वाकई में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। और देखिए, राजस्थान से आप आते हैं तो राजस्थान वालों के लिए तो ये एक सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा मोटा अनाज होता है और जिसे किसी ने पूछा नहीं, गरीबों का अनाज आज अमीरों की थाली में अगर आप पहुँचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य की बात है, मोटा अनाज कौन खाते हैं? गांव, गरीब, किसान, मजदूर। ये सोच था। आज 5 स्टार 7 स्टार होटलों में परोसा जाता है चाव से और बहुत उसकी कीमत भी वसूली जाती है जी। मैं कह पूरी हमारा देश दुनिया है उसको अंगीकार कर रही है। जो प्रधानमंत्री जी ने, वही बात है, योग दिवस प्रधानमंत्री जी ने योगा, आज पूरे देश ने, दुनिया आज उसको अंगीकार कर रही है। ऐसे श्री अन्न का आज मिलेट्स का पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि सारे जो इसमें रिसर्च किया है उसमें आया है कि श्री अन्न मनुष्य के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी, सबके लिए भी बहुत लाभदायक और फलदायक है। और इसलिए हमें श्री अन्न की ओर आहार में हमें मिलाना होगा और प्राकृतिक खेती की ओर हमें जाना होगा जी। अच्छा भागीरथ चौधरी जी, इस बार केंद्र में मिली जुली सरकार है, क्या किसानों के हित में बड़े फैसले लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपकी सरकार को? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो स्पष्ट है। मैंने पहले कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो उनका विजन है, गरीब को गणेश मानकर जो काम किया है, जो एनडीए की सरकार ये मजबूती से मैं कह सकता हूँ कि ये 2024 से 29 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार मजबूती से
गरीब को गणेश मानकर इस देश के अन्नदाता के लिए, सभी वर्ग के लिए काम करेगी और ये देश तेजी से आगे बढ़ेगा। आज पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश पर है। बिल्कुल। अब आप राजस्थान से आते हैं तो मेरा राजस्थान से ही जुड़ा हुआ एक सवाल होगा कि देखिए, राजस्थान में पानी की समस्या आज भी कई कई जगहों पर देखने को मिलती है। अब आप बताइए, आपसे ये सवाल होगा कि कृषि सिंचाई योजना जो है किस तरह से वहाँ पर काम कर रही है? क्या अब वो समस्या खत्म हो जाएगी जहाँ पानी नहीं पहुँचा है? अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने 3 स्वप्न सोचे थे, 3 बड़ी योजनाएं उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री चतुर्भुज सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और वो पूरे देश भर में हर गांव, ढाणी, शहर सड़कों से जुड़ा। फिर उनका दूसरा विजन था सर्व शिक्षा, सबको शिक्षा मिले। और उस टाइम के शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जी जोशी जी, पहले राजकीय विद्यालय बहुत कम हुआ करते थे, फिर उन्होंने सर्व शिक्षा, सबको शिक्षा मिले, उसका अलग जगह। तीसरा उनका सपना था, पर मैं कह सकता हूँ इस देश के अन्नदाता के लिए, किसानों के लिए, गाँव गरीब वर्ग के लिए एक वरदान साबित होता। उन्होंने कहा इस देश की नदियाँ जुड़नी चाहिए। यदि इस देश की नदियाँ जुड़ जाती तो मैं कह सकता हूँ राजस्थान में हर हाथ को काम मिल जाता, हर खेत को पानी मिल जाता, हर हाथ को काम मिल जाता, नौजवान को रोजगार मिल जाता, बेरोजगारी खत्म हो जाती और हमारी राजस्थान की धरती सोना उगलती। क्योंकि आज इस पूरे देश में भूभाग की दृष्टि से आज राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है और बहुत उपजाऊ मिट्टी है, परंतु हमारी सबसे कम इस देश में पानी की कमी है। प्रदेश में तो राजस्थान में है 10% वहाँ जनसंख्या है, 1% पानी है। और हम कभी कभी, आजकल तो अब ऐसा नहीं हुआ, पर पहले तो हमारे पश्चिम राजस्थान में ऐसा था, कोई मेहमान आ जाता तो घी की हमारे चिंता नहीं रहती थी हमारी माताओं बहनों को, परंतु पानी की चिंता रहती थी कि मेहमान को पानी समय पर पिला दूंगी नहीं पिला दूंगी। परंतु आज वो थोड़ी समस्या दूर हुई है, परंतु फिर भी राजस्थान में पानी की कमी है। परंतु खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले उन्होंने ERCP लागू हुई, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के दोनों के साथ MOU हुआ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और 21 जिले उस ERCP से जोड़ेंगे। पीने का पानी तो मिलेगा ही, खेत तक पानी पहुंचेगा, जितने भी पुराने तालाब बांध है उनको भरा जाएगा। फिर दूसरा उधर नर्मदा गुजरात की तरफ से, फिर इधर यमुना का पानी, ऐसा करके राजस्थान को भजनलाल जी की सरकार आते ही ERCP लागू करी। जो शेखावटी इलाका है 3-4 जिले हैं उनको जोड़ने की बात हुई है। जालोर उधर नर्मदा का उधर पानी जोड़ने का हुआ, इधर चंबल और सहायक नदियों को जोड़कर ERCP जोड़ने का काम जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि ये काम यदि पहले कर देते, यदि लागू हो जाती तो, परंतु अब इतना ही नहीं किया, ERCP लागू नहीं करी भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने किसान सम्मान निधि को भी 2000 बढ़ाने का काम किया। जी अच्छा सर, एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे, क्योंकि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, क्योंकि आप एक किसान हैं। क्या रोड मैप आपने तैयार कर रखा है? क्या आपने ऐसी चीज़ें सोच रखी हैं कि हमें अब किसानों के लिए ऐसा करना है कि राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अन्नदाताओं की समस्याएं खत्म हो जाए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक इस देश का अन्नदाता किसान, मैंने कहा ना, किसान एक वर्ग है, किसान की कोई जाति नहीं है। जो खेती करता है वो किसान और अथाक मेहनत करता है। सबसे कोई हार्ड वर्क करता है तो इस देश का अन्नदाता करता है, किसान करता है, और उसको जब फल नहीं मिलता है तो तकलीफ होती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन यही है कि इस अन्नदाता को कैसे खुशहाल बनाए, उसकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। वो तभी संभव है जब हम उनके बीच में जाएंगे, उनको दर्द को समझेंगे और उनको समझेंगे, उनसे संवाद करेंगे। हर समस्या का समाधान है संवाद। इस चैनल के माध्यम से भी हम किसानों से संवाद करेंगे तो उनकी जो पीड़ा वो बताएंगे हमें, तो हम उन पीड़ा को जो ठीक कर सकते हैं, जो दूर कर सकते हैं। ये नहीं है कि भगवान भी सारी पीड़ा को तो वो भी दूर नहीं कर सकता, परंतु जो हम कर सकते हैं उसको तो हमें करना चाहिए
और यही हम सबका ध्येय है। और मैं कह सकता हूँ हमारा यही ध्येय है, हमारे मंत्रालय का यही ध्येय है, हमारी प्रधानमंत्री जी का ध्येय है, ये हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का ध्येय है, और मेरे साथी कृषि राज्य मंत्री रामनाथ जी ठाकुर साहब हैं। हम सबका यही ध्येय है। और प्रधानमंत्री जी ने हमें स्पष्ट कहा है कि इस देश के अन्नदाता किसानों के लिए जितना भी अच्छा कर सके वो हमें करना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए, उनसे संवाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा हमें संवाद करना है, किसानों के बीच पहुंचना है और किसानों की समस्याओं का समाधान करना कहीं ना कहीं आज के लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। किसानों के हित में ये हितैषी सरकार बन रही है और सरकार का सीधा सीधा ये हो जाता है कि हमारे भारत के अन्नदाताओं की कहीं ना कहीं जो दिशा है, दशा है, वो बदलनी है, उन्हें एक सही रास्ता दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।